मित्रों नमस्कार। मित्रों इन दिनों में कोरोना की भेंट बहुत सारी बातें चढ़ी हैं और उनमें से जो एक बात और कोरोना की बलि चढ़ गई वो है साहिर लुधियानवी की शताब्दी समारोह। उसके शताब्दी समारोह के बारे में ज़्यादा बात जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही। हालांकि उसमें संभावनाएं, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। चलिए उसके एक पक्ष को आज थोड़ा सा उभार के देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है। मित्रों ये पूरा का पूरा जो शताब्दी वर्ष है इसमें बहुत सारी नई बातें सामने आ रही हैं और एक जो नई बात सामने आई है वो इन दिनों में जो चर्चा में है कि महिला उत्पीड़न पर जितना साहिर ने तीव्रता से लिखा उतना शायद समकालीन भारतीय साहित्य में किसी ने नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि महिलाओं की उपेक्षा होती रही है। मैथिली शरण गुप्त ने और कुछ और दिनकर की उर्वशी है, मैथिली शरण गुप्त की अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली। तो बहुत सारी ऐसी जो कृतियां हैं वो इस बात का संकेत तो देती हैं कि महिला पीड़ा को, विरह वेदना को अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत करने का ईमानदाराना प्रयास हुआ। लेकिन साहिर की ज़िंदगी जो है वो बड़ी इस मामले में ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा मैं उसको महत्व देता हूँ, इसलिए कि इसकी ज़िंदगी में महिला उत्पीड़न इसको भोगना पड़ा। ये महिला नहीं था, एक माँ का बेटा था, लेकिन महिला उत्पीड़न को पहले चरण में, पहले स्तर पर, फर्स्ट लेवल पर इसने भोग के देखा। मित्रों सिर्फ 9 मास का था, 8 या 9 मास का, जब माँ सरदार बेगम उनका नाम था, तो माँ जब इस बच्चे को साथ लेकर घर से निकल गई थी, इसलिए इसका बाप बेहद जुल्म करता था, बहुत जुल्म करता था। उसके जुल्म की इंतहा देखिए आप कि उसका एक पड़ोसी था, यूनियनिस्ट पार्टी का लीडर था, उससे बनती नहीं थी और वो शिक्षा मंत्री भी, जॉइंट पंजाब का शिक्षा मंत्री भी रहा था अपने वक्त में। उसका नाम था अब्दुल हई। अब क्योंकि अब्दुल हई से नफ़रत थी और रोज़ सुबह अब्दुल हई को 2-4 गालियां सुना सके, उसने अपने नवजात बेटे का नाम अब्दुल हई रख दिया। आप देखिए इससे ज़्यादा क्या जुल्म हो सकता है कि सुबह सुबह माँ बहन की गालियां अब्दुल हई के नाम जारी। और उसके बाद जब इतराज़ आने शुरू हुए तो इनका एक ही स्टैंड, चौधरी फजल का जो इसके साहिर के बाप थे, इनका एक ही स्टैंड कि भाई मैं तो अपने बेटे को गाली दे रहा हूँ, अब्दुल हई तो मेरे बेटे का नाम है। तो ये एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद उत्पीड़न इतना ज़्यादा हुआ कि उस शख्स के पता नहीं कितनी बीवियां थी। कुछ लोग कहते हैं 14 थी, कुछ लोग कहते हैं 4 थी। बहरहाल इनके होते होते, सरदार बेगम के होते हुए तो जब उसने एक और शादी कर ली तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई और अपने बच्चे के साथ कि ये आदमी सब्र नहीं करता, इतना ज़्यादा जुल्म भी ढाता है औरतों के ऊपर, इसके मन में ना कोई दया, ना रहम, ना प्यार, ना मोहब्बत, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो वो बच्चे को लेकर घर से निकल गई, मुकदमा दायर कर दिया और मित्रों तलाक का मुकदमा। और मित्रों 13 साल तक वह मुकदमा चलता रहा और 13 साल तक निरंतर जो साहिर का जो पूरा बचपन था जिसमें आदमी जवान होता है वो उस मुकदमे के साए तले बीता। और मुकदमे में सबसे बड़ी बात जो चौधरी फजल अली का इल्ज़ाम होता था इसके पिता का, तो उसका एक ही बात होती थी कि ये जो ये अब्दुल हई है, साहिर लुधियानवी जिनका नाम बाद में पड़ा, ये औलाद ही हराम की है, ये मेरी औलाद है ही नहीं, इसके सरदार बेगम के रिश्ते किसी और से थे। तो ऐसे इल्ज़ामों की साए में, ऐसे इल्ज़ामों के साए में, ऐसे गंदे इल्ज़ामों, घिनौने इल्ज़ामों के साए में साहिर की ज़िंदगी कटी और इसने निरंतर 13-14 वर्ष की उम्र तक अपनी माँ के आंसुओं के अलावा इसके नसीब में कुछ नहीं था। संपत्ति ज़रूर थी सरदार बेगम के नाम थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत संपत्ति बेच देती और घर का गुजारा गुजारा कर लेते थे माँ बेटा, लेकिन उनको अपने आप को छुपा कर रखने के लिए भी एक तरद्दुद करना पड़ता था कि वो ये नहीं चाहती थी कि उसके कोई गुमाश्ते आएँ, उसके कोई भेजे हुए बंदे आएँ, कारिंदे आएँ चौधरी फजल के और वो आके मेरे बेटे को ले जाएँ। क्योंकि चौधरी फजल ने जब उसका मुकदमा पहले तलाक वाला जब उसके हक़ में नहीं हुआ, तलाक मिल गया सरदार बेगम को, तो उस वक्त चौधरी फजल ने बेटे के सुपुर्दगी का जो मुकदमा दायर कर दिया कि ये बेटा मेरे पास होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। दावा एक ही कि सरदार बेगम के पास तो कोई साधन नहीं आएगा, कोई आमदन नहीं है, तो इस बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएगी, बच्चे की तो परवरिश का सारा दारोमदार मुझे मिलना चाहिए था।
लेकिन वो मुकदमा भी सरदार बेगम के हक़ में हुआ। अल्टीमेटली अदालत ने कह दिया कि जब तुम्हें पहले शक था कि ये बेटा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जो मुकदमा है ये गलत है। तो इस प्रकार से लगातार बचपन से ही उसको सिवाय माँ के आंसुओं और उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न को क्लोजली विटनेस करने के अलावा और कुछ नहीं उसको मिला। और उसके बाद मित्रों इश्क व मोहब्बत की कहानियाँ शुरू हुई, तो उनमें भी यही सिलसिला। पहली जो माशूका थी इनकी ज़िंदगी में कहते हैं 4, 5, 6 लड़कियों का जिक्र है। ईशर कौर का है, प्रेम कौर का है, और अमृता प्रीतम का तो है ही, सुधा मल्होत्रा का है, बीच में थोड़ा सा लता मंगेशकर का किस्सा भी चला था। लेकिन कहीं भी ज़िंदगी अपने ढर्रे पर आ नहीं पाई। ईशर कौर इतनी दीवानी थी कि उसके पीछे बम्बई तक चली गई, लेकिन बम्बई जाकर उसने देखा कि ये बंदा तो दारूबाज है, ज़्यादा ही डूबा रहता है, तो उसने किसी और से शादी भी चुपचाप कर ली। बजाय इसके कि इस बंदे की ज़िंदगी में आकर कुछ रस खोलने की कोशिश करती, उसने भी ये कोशिश नहीं की और वहाँ जाकर किसी और ख़ानदान में शादी कर ली, किसी अपने ही परिवार में। और यही स्थिति सब में रही। कमोबेश अमृता ने ज़रूर निभाने की कोशिश की, लेकिन साहिर की ज़िंदगी में जो एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन था वो अंदर घर नहीं कर पाया। लगातार अब इसकी वो नज़म देख लीजिए, चकले कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ हैं मुहाफ़िज़ खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। और इसमें बहुत सारी बातें और भी दीगर शामिल हो जाएंगी। ये जसोदा की हम जिनस राधा की बेटी, तो ये हर औरत में सारे रूप देखता है कि ये जुलेखा भी है, ये राधा भी है, ये यशोदा भी है। तो उसमें माँ का रूप भी देखता है, उसमें दोस्त का रूप भी देखता है, उसमें बेटी का रूप भी देखता है, उसमें बहन का रूप भी देखता है। औरत के उत्पीड़न को इस शख्स ने इतने चरणों में देखा कि इसके मन में जो एक जीवन साथी की जो परिकल्पना होती थी वो सारी की सारी गड़बड़ हो गई। अमृता कहती है कि मैं तरसती रह गई कि ये बंदा एक बार तो कहे कि मैं तेरे साथ ज़िंदगी बसर करने को तैयार हूँ या मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये बात अपने मुंह से, ज़बान से तो कहे, ख़तों में तो बात कर लेता है, लेकिन ज़बान से नहीं कहता। सिर्फ 2 बार मौका मिला। एक बार साहिर ने अपनी माँ को बोला था, अमृता को दिखाते हैं, अमृता अम्मी जान ये जो है ना, ये अमृता प्रीतम ये आपकी बहू बनने के लायक है। तो वो माँ कह देती तू कहीं शादी तो कर, तो अपना घर तो बसा, मैं भी चैन से मर सकूं। लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। और दूसरी बार उसने अमृता सिर्फ इतना कहा, एक बार दारू के नशे में दिल्ली के क्लैरिज होटल में दोनों की मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर साहिर ने इतना ज़रूर कहा कि अमृता मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाग के चीन चलें। उसने कहा चीन क्यों चलें भाई, जब यहाँ पर हम इकट्ठे रह सकते हैं तो चीन क्या करेंगे दोनों भाग कर जाके। कहने लगा वहाँ नज़में लिखेंगे। तो अमृता ने कहा नज़में तो यहाँ भी लिखी जा सकती हैं और मिलके हम लिख सकते हैं, मिलके रह भी सकते हैं। लेकिन वो शख्स अपने मुंह से इतना भी नहीं कह सका सीधी बात कि मैं अमृता तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। घुमा फिरा के बात करने की उसको एक आदत सी बन गई थी। और इस तरह से महिला उत्पीड़न के बारे में या महिला के बारे में उसका नज़रिया बिल्कुल अलग था। मित्रों, इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे फिर किसी एपिसोड में। आज इतना ही बहुत है, क्योंकि ये विषय इतना लंबा है कि इसको जल्दी जल्दी में समेटा नहीं जा सकता। शुक्रिया दोस्तों।